So hello everyone and welcome back once again with a new video of class, you can say a mixed class. So right now आज मैराथन इंग्लिश नहीं हो रहा है, तो भैया हम लोग क्या कर रहे हैं, सोशल कर रहे हैं. सोशल में वी हैव अ टॉपिक सिविक्स, और पहले फटाफट से ये कर लेते हैं कि कौन सा टॉपिक डील करना है. तो देखो सिविक्स में द बेसिक टॉपिक विच वी हैव दैट इज गवर्नमेंट. आप गवर्नमेंट को अगर समझ रहे हो तो सिविक्स का मोटा मोटा मूल जो है ना, ओवरऑल इसका फंडामेंटल्स वो समझ में आपको आ रहा है. ठीक है, तो ओवरऑल पहली बात करेंगे हम लोग इस आज की क्लास में बात गवर्नमेंट की करेंगे. तो लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट की बात नहीं करेंगे. वी विल टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट, इट्स डेफिनेशन, देन वी विल टॉक अबाउट लिटिल बिट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट की बात करेंगे विच इज वेरी इजी. ऑल ऑफ यू मस्ट नो अबाउट दिस, है ना. फिर भी 2-2 मिनट सब पे टाइम देंगे. थर्ड, हम लोग जैसे गवर्नमेंट से आगे बढ़ेंगे, सो मेनली वी हैव टू रीड अबाउट डेमोक्रेसी. सो वी विल लिटिल बिट गो अबाउट डेमोक्रेसी ऑल्सो. और डेमोक्रेसी में हम लोग किस चीज़ की बात करेंगे, सो इट्स डिफिनीशन फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड आफ्टर इट्स डिफिनीशन द रूट्स. अब ये एक नया होगा, द रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि the two ways through which we can practice democracy. Here we will talk about unitary form, and then we will talk about federal form, the unitary form of democracy and the federal form of democracy. So this is something which is I believe new, है ना. आपको मिलेगा यहाँ पे when we go for the roots of democracy. अब उसके बाद हम लोग यहां से कहां बढ़ेंगे, तो यूनिटरी फॉर्म को अलग से डिफाइन करेंगे, द डिफिनीशन ऑफ यूनिटरी, एंड देन हाउ इट इज प्रैक्टिस्ड. इसको प्रैक्टिस कैसे की जाती है भाई, इसका एग्जाम्पल हम लोग एक ले लेंगे. देन वी विल गो फॉर फेडरल स्ट्रक्चर, इसका डिफिनीशन भी कर लेंगे, और इसके डिफिनीशन के साथ साथ इसको कैसे प्रैक्टिस की जाती है दैट ऑल्सो वी विल गो थ्रू. ठीक है ना. तो ये चीजें आप लोगों को 7 to 10th वालों सबको मिल जाएगा चैप्टर में आगे. 10th वालों के लिए स्पेशली दिस टॉपिक इज जस्ट द नेक्स्ट टॉपिक. सिविक्स का चैप्टर 2 10th के लिए यही है, फेडरलिज्म. तो एग्जैक्टली जो आपको मिलेगा, जो बताएंगे आज, वो 7 to 10th सबको कहीं ना कहीं कभी ना कभी बेनिफिट इसी साल मिलना है आपके थ्रू आउट द स्टडी के अंदर. चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं. कॉपी तैयार रखना, टॉपिक्स को लिखते चलना पैरेलल में. जब समझाने का टाइम होगा बोलेंगे स्टॉप राइटिंग, और आप स्टॉप राइटिंग करके सिर्फ समझेंगे. मुंह नहीं चलना चाहिए, हाथ चलना चाहिए. चलो स्टार्ट करो. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज गवर्नमेंट. ठीक है, इट इज अ स्ट्रक्चर. इट इज अ स्ट्रक्चर. नाउ व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, सो यू कैन से governing structure. It is a governing structure through which any territory, country, state या kingdom रूल्स या गवर्न्स. तो भैया गवर्नमेंट क्या है, तो एक टाइप की स्ट्रक्चर, एक ढांचा है, और उसका मेन काम क्या है, तो इट्स अ थ्रू विच, जिसकी वजह से कोई भी टेरिटरी हो सकता है, कोई कंट्री, स्टेट, किंगडम हो सकता है जिसमें उसका शासन चलेगा, या उसको गवर्न किया जाएगा, एक बेसिकली एक पैटर्न पे उसको रन किया जाएगा. ठीक है. अब एग्जांपल समझ लो कि व्हेन वी टॉक अबाउट स्कूल, अगर आप किसी स्कूल में हो, अगर आप किसी कोचिंग में हो, जैसे अभी आप सब हो फ्यूसिस में हो, नहीं तो भाई हम भी क्या है, यहां भी एक गवर्नमेंट है. इन दिस इंस्टीट्यूशन ऑल्सो वी हैव अ गवर्नमेंट. इन योर स्कूल ऑल्सो देयर इज अ गवर्नमेंट. Now, who are the members of that government of your school? The principal. No, not the teacher. The principal, the directors, the vice principals, the in charge. They are the
part of that government which is basically ruling your whole school, governing the whole school, and because of them your school is performing its everyday activity, है ना? तो सिंपल भाषा में गार्डियन इज एज इक्वल्स टू गवर्नमेंट. आपकी फैमिली में भी गवर्नमेंट है, सरकार है नहीं? घर में भी सरकार होती है. कौन है भाई? योर पेरेंट्स. सो बेसिकली वन हु टेक डिसीजंस, one who controls all the management processes, he or she या they together become the part of government. तो सरकार हर जगह है, ठीक है? It should be, it can be your a kind of a single man or a whole team. Any kind of thing can be called a government. Clear है बात? कोई दिक्कत? इसको कॉपी कर लो जल्दी से. कर लिया तो बहुत बढ़िया. Now, the second topic is types. This is very basic question for all of you guys. What are the different types of government? You all must know. The number one type is called the monarchy. And आप सबको पता है कि monarchy a kind of government where king used to rule, है ना? So where a king used to rule over a territory that is somehow called monarchy. Now यहां मैंने king लिखा है तो ये मत समझना कि यहां पे क्वीन नहीं हो सकती है. किंग और क्वीन, है ना? सिंपल भाषा में नॉबल्स, ठीक है? इफ a kingdom or a dynasty or you can say a region is ruled by a nobles, then it will be called या come under monarchy only. The second present example, Dubai, exactly, Saudi Arab, where Salman, the overall name of his is Salman. तो पूरा नाम उनका बहुत लंबा चौड़ा है. तो he is the king right now of that place. Right now we have dictatorship. Now बाबू नहीं, ब्रिटेन नहीं होगा, नहीं होगा इंग्लैंड. एक सेकेंड, उनका एक डाउट है उनका, पहले क्लियर करने दो. बाबू ब्रिटेन में या फिर जिसको इंग्लैंड आपने बोला, वहां पे किंग या क्वीन है, बट दे आर ओनली द नॉमिनल हेड. सिमिलरली नहीं, एक सेकेंड, नहीं बिल्कुल नहीं, नो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. इस बात को दिमाग से निकाल दो. ब्रिटेन का स्ट्रक्चर बिल्कुल इंडिया के स्ट्रक्चर पे बेस्ड है. उसके पीछे का इतिहास है द एक्ट ऑफ 1935. 1935 में क्या हुआ था, जिस समय हमारे ऊपर अंग्रेजों का शासन था. सो ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना सबसे लेटेस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के लिए लेके आई थी, दैट वाज पीयूष फोकस, दैट वाज एक्ट ऑफ 1935, इंडियन एक्ट ऑफ 1935. सो 1935 के एक्ट के तहत भारत को इस तरीके से बनाया गया कि जहां पे जो राष्ट्रपति है उनके पास एक बिल्कुल नॉमिनल पावर होगी. वो देश के सबसे हेड होंगे जरूर, प्रथम पुरुष कहलाएंगे या प्रथम महिला, लेकिन उनके पास अधिकार नहीं होंगे. क्यों? क्योंकि उनका चुनाव डायरेक्ट वोटिंग प्रोपोर्शन या जनरल इलेक्शन के थ्रू नहीं होगा, ठीक है? वाइल पार्लियामेंट का जो हेड है प्राइम मिनिस्टर, he or she has the biggest power. रीजन, उनका चुनाव जनरल इलेक्शन के थ्रू हुआ है, ठीक है? सेम केस ब्रिटेन में भी है, इंग्लैंड में भी है. वहां भी राजा रानी है, बस ही इज एज इक्वल एज इन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. जैसे भारत के राष्ट्रपति हैं जिनको सबसे सर्वोच्च स्थान तो प्राप्त है, बट उनके पास पावर कुछ नहीं है. क्यों? क्योंकि वो इलेक्टेड नहीं है. सिमिलरली द किंग और क्वीन ऑफ इंग्लैंड इज सपोज टू बी द हाईएस्ट in terms of rank, but in terms of power they are having nothing. अब किसके पास है? तो बोरिस जॉनसन. अब ये कौन है भाई साहब? तो बोरिस जॉनसन इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड. ही इज एन इलेक्टेड मैन. तो वहां भी डेमोक्रेसी है, चुनाव होता है, और बिकॉज ऑफ इलेक्शन ही गेट सेलेक्टेड, एंड बिकॉज ऑफ दैट
he has used to rule। तो ये बात दिमाग से आप निकाल लें। चलिए, तो भैया डिक्टेटरशिप की बात कर ले। when a man single handedly rules the whole country, that is called dictatorship। अच्छा, एक वर्ड है यहाँ पे जो मैंने बताया था 9th वालों को भी, we often use this word, that is the autocracy। always remember, मैंने बताया था आपको पहले भी, it's a bisyllabic word। गौतम सर जब आए तो आप उनसे पूछना, in English we have to read syllable। now what is syllable? Syllable is, you can say, sandhi vichhed of English। it means if you know syllable, so you pronounce every word perfectly, है ना। so ये है क्या, it's a bisyllabic word, auto plus cracy। auto means होता है own and cracy means rule। so own rule, when a person rules the territory or a kingdom as per his or her own wish, he or she do not follow any opinion, any suggestion, or not bounded by any constitution या any law, that will called a situation of autocracy। सिंपल भाषा में कहते हैं। तो सिंपल भाषा में ये हुआ कि जब कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो, नर हो या नारी, ऐसी अवस्था में हो कि जहां उसका एक छत्र राज चले, वह जो कहे वही हो। ये बिल्कुल वही वाली बात है माता शिवगामी देवी वाला कि मेरा वचन ही है शासन। मतलब जो बोल दिए सो बोल दिए, अब ना होने वाला है, चेंज नहीं होगा। तो दैट काइंड ऑफ सिचुएशन अगर हो रही है तो दैट विल कॉल ऑटोक्रेसी, और उसी को हम लोग बोलते हैं डिक्टेटरशिप। ठीक है, अभी प्रेजेंट सिनेरियो में नॉर्थ कोरिया, किम जोंग उन। चलिए, द थर्ड वन इज द डेमोक्रेसी, एंड डेमोक्रेसी ऑलवेज तो भैया डेमोक्रेसी के बारे में आप सबको पता है कि इट्स अ ग्रीक वर्ड, केम फ्रॉम ग्रीक वर्ड, है ना। एंड हियर इट इज डेमोस प्लस क्रेटोस। so the word demos means people and the word kratos means a kind of rule or a kind of power। so basically democracy is a type of government where people used to rule। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन दिमाग में आता है हमेशा कि भैया पीपल कैसे रूल करती है। तो याद रखना कि इन अ डेमोक्रेसी वी विल हैव अ पावर ऑफ वोटिंग। यस, सो बाय द हेल्प ऑफ वोटिंग वी elect our own leaders। so the selection of leader will base on election। selection of leader will base on election, and because of this we play a very vital or major role in democracy। we कौन? हम लोग, we the mango people of the country, आम आदमी। so we play a very major role। हम कुछ नहीं हैं लेकिन हम ही सब हैं, समझ रहे हो। नरेंद्र मोदी के सामने हम आप कुछ नहीं हैं लेकिन हमारी वजह से वो है ना। बागवान का एक बहुत अच्छा लास्ट में डायलॉग आता है जिस समय मूवी एंड हो रही होती है और अमिताभ बच्चन जी स्पीच दे रहे होते हैं, तो वो बोलते हैं, उनका एक लास्ट लाइन रहता है अपने बच्चों के बारे में कि उन बच्चों को ये पता होना चाहिए कि हम हैं तो सब है, हम नहीं तो कुछ नहीं। इस लाइन के अपने बहुत बड़े मायने हैं। उस जगह पे ही वांट टू से ना कि बिकॉज ऑफ अस पेरेंट, बिकॉज ऑफ द पेरेंट्स किड्स आर हियर। आप बच्चे सक्सेसफुल हो लाइफ में, कुछ भी बनोगे तो उसमें आपके केवल माता पिता का कंट्रीब्यूशन सबसे बड़ा होगा। योर पेरेंट्स जस्ट डिड अ लॉट। ठीक है, टीचर्स हैं, बहुत सारे और भी लोग हैं जो बहुत कुछ करते हैं आपके लिए, लेकिन सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन योर पेरेंट्स का है ना। कल मदर्स डे है, मम्मी को खुश करना सुबह सुबह। अच्छा सब कुछ नहीं तो कम से कम पैर छू के प्रणाम कर लेना सब है। केक देखो, हम बताएं, सुनो, हम बता रहे, सुनो, ये सब मॉडर्न बात है, हम बता रहे हैं, ये सब मॉडर्न बात है कि केक काट लेंगे, फलना कर देंगे, चिलाना कर देंगे। कुछ मत कीजिए,
कुछ नहीं, नहीं नहीं, सब मोह माया है। आप प्रेम से केवल उनका पैर छू लीजिए सुबह सुबह और दिल से आशीर्वाद लीजिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए आपको, आपके माता पिता को आपसे। चलिए बात खत्म, काम शुरू। बी क्वाइट। चलो नाउ डेफिनेशन हो गया। अब हम लोग आते हैं इस टॉपिक पे, रूट्स। मतलब अगर आपको डेमोक्रेसी को फॉलो करना है, डेमोक्रेटिक कंट्री बनानी है, तो वो कौन से दो तरीके हैं जिसके थ्रू ये पॉसिबल है। ये बहुत ध्यान से देख लो, 10th वालों, 8th वालों, 7 and 9 वाले ऑल्सो, है ना। 8th को भी पढ़ना है सिविक्स में आगे चैप्टर में, और 10th को तो जस्ट नेक्स्ट चैप्टर है। नाउ रूट्स थ्रू विच वी कैन प्रैक्टिस द डेमोक्रेसी। कौन से दो तरीके हैं? सो नंबर 1 तरीका है, उसको बोलेंगे हम लोग यूनिटरी गवर्नमेंट, एंड नंबर 2 जो है वो है हमारा फेडरल स्ट्रक्चर। नाउ व्हाट इज यूनिटरी स्ट्रक्चर एंड व्हाट इज फेडरल स्ट्रक्चर गाइस? बहुत ध्यान से सुनना। इन अ यूनिटरी स्ट्रक्चर, on the top, it means on the central level we have president, of the country, and in the state level we have governor, so on the central level we have the president, and on a state level we have governor, and basically they both together rules over the country, और यही लोग दोनों साथ में मिलकर क्या करते हैं? देश को चलाते हैं। तीसरा और कोई नहीं होता। इसका एग्जाम्पल, इस फॉर्म का एग्जाम्पल है यूएस, अमेरिका, यूएसए। समझ में आ रही है? तो डेमोक्रेसी का पहला, आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि देखो अमेरिका में प्रधानमंत्री नहीं है, अमेरिका में क्या है? प्रेसिडेंट है। हु इज द करंट प्रेसिडेंट? जो बाइडेन। सो जो बाइडेन is the current president of US, and there is no prime minister present there. ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम बोलेंगे कि भैया अगर वहाँ प्राइम मिनिस्टर नहीं है तो वो डेमोक्रेटिक नहीं है, वो डेमोक्रेटिक है। ठीक है, वहाँ कैसी सरकार चलती है? सेंट्रल में प्रेसिडेंट है और स्टेट में चीफ मिनिस्टर की जगह गवर्नर है। क्लियर हो गई बात? इलेक्शंस होते हैं, वहाँ भी इलेक्शंस होते हैं, और वहाँ इलेक्शंस दोनों के लिए होते हैं। गवर्नर्स की भी इलेक्शन होती है और प्रेसिडेंट्स की भी इलेक्शन होती है। बिल्कुल। अब यहाँ पे और एक लॉजिक बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से। गवर्नर्स की इलेक्शन होती है, साथ में इसकी भी इलेक्शन होती है। अब और प्रेसिडेंट की इलेक्शन 2 चरण में होती है, मतलब 2 लेवल पे होती है। अब 2 लेवल पे कैसे होगा वो ध्यान से देखो। अमेरिका के मतलब यूएसए का जो पार्लियामेंट है उसको हम लोग बोलते हैं सीनेट। क्या बोलते हैं? सीनेट। जैसे हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट हाउस को बोलेंगे लोकसभा, वैसे ही अमेरिकन पार्लियामेंट को सीनेट बुलाएंगे। सीनेट में क्या होगा कि जैसे मान लो अमेरिका के अंदर कुछ जगह के नाम मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लो कैलिफोर्निया, शिकागो, बोस्टन, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, ऑल दीज आर द स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये क्या है? अमेरिका के स्टेट्स हैं, और इन स्टेट्स को कौन गवर्न कर रहा है? गवर्नर। कौन गवर्न कर रहा है? तो यहां चुनाव गवर्नर का भी होगा और चुनाव प्रेसिडेंट का भी होगा। प्रेसिडेंट इंडिपेंडेंटली खड़ा होगा किसी पार्टी की तरफ से, पूरा देश मिलकर अमेरिका प्रेसिडेंट को वोट देगा, साथ ही साथ गवर्नर को भी वोट देगा। अब जरा लॉजिक समझना क्या होने वाला है, कंफ्यूजन समझो कैसे होगा। सो ठीक है, मान लो थोड़ी देर के लिए कि जो बाइडेन
Joe Biden belongs to the party called Liberals. ठीक है, मान लीजिए तो जो बाइडेन लिबरल पार्टी से है, दूसरी तरफ जो सेकंड नंबर की पार्टी हो गई वो मान लो डेमोक्रेट्स। ठीक है, अब हुआ यूं कि पूरे अमेरिका के अंदर जितने गवर्नर खड़े हुए उसमें सबसे ज्यादा वोट मिला डेमोक्रेट्स को, मतलब सीनेट में डेमोक्रेट्स के गवर्नर ज्यादा हैं, ठीक है, एमपीज, और जो बाइडेन एज अ प्रेसिडेंट जीत गया, मतलब एज अ प्रेसिडेंट इनके पास ज्यादा पावर है। लेकिन जब पार्लियामेंट की बात होगी, सीनेट की बात होगी, तो डेमोक्रेट्स के पास ज्यादा पावर है। तो अमेरिका की जो कंडीशन है वो थोड़ी बिल्कुल अलग है, इंडिया जैसी नहीं है। इंडिया में क्या है कि जो प्रधानमंत्री होता है उसी की पार्टी सबसे ज्यादा पावर में रहती है। पार्लियामेंट में भी वही पार्टी पावर में रहेगी जिस पार्टी का प्रधानमंत्री होगा देश में। तो प्रधानमंत्री भी पावर में, पार्टी भी पावर में। लेकिन अमेरिका में ऐसा हो सकता है, या ऐसे हर जगह पे जहां यूनिटरी गवर्नमेंट है, कि वहां प्रेसिडेंट किसी पार्टी का बन जाए और सीनेट यानी कि वहां के लोकसभा में यानी कि वहां के पार्लियामेंट में कोई दूसरी पार्टी बहुमत में रहे। मेरी लॉजिक को समझ में आ रहा है आपको? एक और एग्जांपल दे रहा हूं, समझ लो, अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। गर्ल्स की संख्या आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 5 बेंच वी हैव गर्ल्स एंड रेस्ट ऑल बेंच। टोटल इस क्लास में भी 16 बेंच हैं, 16 में से 11 बेंच पे बॉयज हैं, 5 बेंचेस पे गर्ल्स हैं। होगा क्या इस सिस्टम के अकॉर्डिंग कि मे पॉसिबल कि इन 5 बेंचेस में से कोई एक बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द क्लास। ठीक है, मतलब प्रेसिडेंट कौन बना? तो गर्ल्स की साइड से, जिनकी संख्या कम है। लेकिन सीनेट के अंदर संख्या किसकी ज्यादा है? बॉयज की। ये हो सकता है कहां? एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। अच्छा, इसके फायदे क्या हुए? इसका फायदा यह हुआ कि लोगों को डबल मौका मिला, लोगों को अच्छा प्रेसिडेंट चुनने का भी मौका मिला और लोगों को अच्छी पार्टी चुनने की भी मौका मिला। लोगों को लगा कि नहीं, बॉयज की पार्टी अच्छी है तो बॉयज ज्यादा गवर्नर्स और एमपीज को वोट दिया। लेकिन उनको लगा कि जो कैंडिडेट गर्ल्स की तरफ से एज अ प्रेसिडेंट खड़ा है वो ज्यादा अच्छा है, तो उन्होंने प्रेसिडेंट गर्ल को चुना। लॉजिक समझ गए? कॉन्फ्लिक्ट होता है, बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट होता है। लेकिन अब यहीं पे मेन मुद्दा निकल के आया। मुद्दा क्या निकल के आया कि यूनिटरी फॉर्म की खासियत क्या है कि गवर्नर्स आर सबऑर्डिनेट ऑफ प्रेसिडेंट। समझो, कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वालों ने भी ये सोचा होगा कि ऐसे केस में तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। 11 बेंच पे बैठे हुए लड़के 5 बेंच वाले किसी भी एक गर्ल जो प्रेसिडेंट बन गई उसकी बात क्यों सुने? झगड़ा हो सकता है। तो भैया कॉन्स्टिट्यूशन में यह लिख दिया गया कि गवर्नर्स विल बी सबऑर्डिनेट। क्या? सबऑर्डिनेट ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब प्रेसिडेंट की संख्या, प्रेसिडेंट के पार्टी वालों की संख्या 1 हो या 100, जो प्रेसिडेंट है सारे गवर्नर उसके अंदर काम करेंगे। मतलब प्रेसिडेंट की पावर सबसे ऊंचा होगा। गवर्नर्स कैन नॉट रिफ्यूज द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो ऑर्डर पास कर देगी वो सारे गवर्नर्स को मानने होंगे, एमपीज को मानने होंगे, चाहे उनकी संख्या कम हो या उन लोगों की संख्या बहुत ज्यादा ही क्यों ना हो। तो कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो गया। दिस इज व्हाट वी कॉल डिवीजन ऑफ पावर, कि पावर बांटा भी और एक को पावर दे के उसको मजबूत भी किया प्रेसिडेंट को, ताकि प्रेसिडेंट की वैल्यू बनी रहे। नहीं तो आप जब खुद सोच के देखो, 5 गर्ल्स पर मतलब ये जो कम संख्या वाले लोग हैं इनकी तो पावर ही नहीं रहती। फिर सीनेट में भी कम संख्या, प्रेसिडेंट का भी कोई वैल्यू नहीं होता। इसीलिए देखो किसी सिस्टम को बनाया। दिस इज व्हाट वी कॉल यूनिटरी फॉर्म। बात समझ में सबको आ गई? ऐसा कोई जिसको समझ में ना आया हो प्लीज रेज योर हैंड। शर्माइए मत, हाथ उठाइए। चलिए, आई बिलीव नाउ नो वन हैज डाउट। सो नाउ वी विल गो फॉर द फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल, द बेस्ट एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम राइटिंग इट, दिस इज इंडिया. The very first example and the best example for the federal structure is India. Now what happens here? यहाँ जो बाबू सेंट्रल गवर्नमेंट है, it is ruled by whom?
Prime Minister. It is ruled by whom? Prime Minister. And the state is ruled by whom? Chief Minister. ठीक है? The central is ruled by Prime Minister. State is ruled by Chief Minister. And listen, the Constitution said, चूंकि केंद्र का चुनाव अलग हो रहा है और राज्य का चुनाव अलग हो रहा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या फिर फेडरल स्ट्रक्चर ये कहता है कि दे बोथ हैव देयर ओन पावर्स. मीन्स व्हाट? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी कैन नॉट इंटरप्ट इन द डिसीजंस ऑफ चीफ मिनिस्टर्स. आज बिहार के अंदर पेपर पे ही सही लेकिन शराबबंदी है, तो हाँ ऑन डॉक्यूमेंट ही सही, लेकिन हम बोले तो भाई पेपर पे ही सही लेकिन शराबबंदी है, तो नरेंद्र मोदी कैन नॉट कैंसिल इट. समझ रहे हो? मोदी जी इसको कैंसिल नहीं कर सकते. व्हाई? बिकॉज टेकिंग डिसीजन रिगार्डिंग व्हाट? टेकिंग डिसीजन रिगार्डिंग बिजनेस विद इन द स्टेट इज द अथॉरिटी ऑफ नीतीश कुमार, द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार. समझ रहे हो मेरी बात? देखो मैं आपको एक लेटेस्ट एग्जांपल बताता हूं. जिस समय पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए, पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद, देखो हम बताएं, हर एग्ज़ाम के बाद जब नंबर खराब आएगा उसका कारण यही होगा. नहीं, और हमको मतलब हम बता रहे हैं, जात ब्यादर होने के नाते जब आपके पापा जी बात बोलेंगे, सुनाएंगे, बोलेंगे, तो हम उनको यही कहेंगे कि सर हम समझे थे कि लायक है लेकिन वो निकला नालायक, वो नाम डुबा देगा यहाँ के. नहीं, बहुत प्यार से बोलते हैं. जब वो बोलते हैं ना, नहीं वो कुछ नहीं कर रहा है, कहाँ से किया हुआ नहीं, कुछ नहीं कर रहा है वो. हम बता रहे हैं, अगर वो कुछ तुमको कर रहा होता और तुमको अगर इस बात को लगता भी कि तुमको डिस्टर्ब कर रहा है, तो तुम यहाँ से उठ गया होता और चला जाता किसी और बेंच पे. बट यू आर ऑल्सो इंजॉइंग हिज कंपनी. आप मेरी बात समझ रहे हैं? बाबू हमारे 7वां से बाल पकता है, समझ रहे हो? जब 7 में थे ना तब से मेरा बाल पकता है. अब तो पकते पकते इतना पक गया है कि अगर गार्नियर और कलर मेट ना हो तो हम जवान दिखे ही ना. तो कुल मिला के लॉजिक यही है कि हमको मत समझाइए. हाँ भाई, बात खत्म, काम शुरू. So in a state and prime minister and chief minister both have their own powers and they cannot interpret each other. अब मैं इसका लेटेस्ट एग्जांपल आपको दे रहा था. पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए, चुनाव से पहले आप सबने अगर कोविड वैक्सीन ले लिया है तो आपको एक सर्टिफिकेट मिला होगा. इन दैट सर्टिफिकेट आपको नरेंद्र मोदी यानी कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की पिक्चर नजर आई होगी सर्टिफिकेट पे. ठीक है? आप सब बिहार में हो और चूंकि बिहार के अंदर एनडीए की सरकार है. किसकी सरकार है? एनडीए का मतलब है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस. नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस. इन दिस बीजेपी इज द बिगेस्ट पार्टी. इस एनडीए का जो सबसे बड़ा दल है वो है बीजेपी. और चूंकि बीजेपी की सरकार है इनडायरेक्ट वे में बिहार में, इसीलिए नरेंद्र मोदी की पिक्चर वाली सर्टिफिकेट आपको बिहार में अवेलेबल है. लेकिन इफ यू गो वेस्ट बंगाल और इफ यू डाउनलोड एनी, यू कैन से सर्टिफिकेट ऑफ वेस्ट बंगाल, अब आप डाउनलोड कहां से करोगे? तो आपको गूगल पे इसका फेक दिख जाएगा, अलग अलग टाइप का सर्टिफिकेट्स. यू विल सी वहां पे नरेंद्र मोदी की पिक्चर की जगह ममता बनर्जी का पिक्चर है. चुनाव से पहले तक जितने सर्टिफिकेट वहां बिके, मतलब बिके इन द सेंस कि गए, मिले, उस सब में मोदी जी की पिक्चर थी. मतलब जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, ममता बनर्जी वोन ऑल सीट्स, मैक्सिमम सीट्स, सी बिकम चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल अगेन, सी थ्रोन द पिक्चर. एक ऑर्डर किया कि एकटाও पिक्चर থাকবে না, मोदी चलबे ना, एखाने दीदी चलबे. तो भैया मोदी गायब, दीदी इन, पिक्चर में दीदी आ गई. दिस इज द पावर एंड नरेंद्र मोदी कांट, वो उनको नहीं रोक सकते.
समझ रहे हो? तो दिस इज द व्हाट वी कॉल फेडरल स्ट्रक्चर। इज इट ओके? क्लियर है बात? क्लियर है? सबको क्लियर है बाबू? ठीक है, नाउ बोलो। देखो एक सेकेंड बाबू, देखिए प्रोवाइड मोदी जी ने नहीं किया था, प्रोवाइड उन कंपनीज ने किया था जो भारत में उसको मैन्युफैक्चर करी, पहली बात। दूसरी बात, आप नहीं, कुछ भी ऑर्डर वॉर्डर नहीं होता है। भारत का ये दुर्भाग्य है, आप इंडिया के अलावा वर्ल्ड में किसी दूसरे कंट्री में चले जाओ, नॉट अ सिंगल प्रोजेक्ट। बात हो रही है, मेरे कान तक आवाज़ जा रहा है, ऊपर बहुत क्लियरली बोर्ड लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो बस उसको मेंशन करो और मुंह बंद रखो। देखो इंडिया के अलावा बाकी वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज हैं, वहाँ कोई भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट किसी नेता के नाम पे नहीं होता, वो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट होता है। नरेंद्र मोदी इज द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज वी चूजन देम। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने कोई बहुत महान काम कर दिया वैक्सीनेशन को ऑर्डर देके। दैट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो उनका दायित्व है। आप पर यहाँ आए हो कोचिंग में, हम तुमको पढ़ा के एहसान थोड़े कर रहे तुम्हारे ऊपर। ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया कि मैं आपको बोलूँ कि आप यहाँ आए और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं आप पे एहसान कर रहा हूँ। बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ भाई, ये मेरा काम है। दिस इज द वर्क, दिस इज ओनली माई वर्क एंड फॉर दिस ओनली यू केम। तो मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ। सिमिलरली नरेंद्र मोदी इज ऑल्सो डूइंग हिज वर्क ओनली। लेकिन ये पब्लिसिटी स्टंट होता है। हर नेता एंड ऑफ द डे यही चाहता है कि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसिटी हो, ज़्यादा से ज़्यादा वो लोगों में फेमस हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको जाने, ताकि उसको इस पब्लिसिटी का बेनिफिट मिले फ्यूचर में। तो वो फोटो लगाना उसके ऊपर पब्लिसिटी का तरीका है। उतना ही था तो किसी डॉक्टर का फोटो लगा देते, एक कार्टून लगा देते डॉक्टर का, समझ में आता है, क्योंकि डॉक्टर्स कंट्रीब्यूटेड अ लॉट। कौन सा नेता क्या कर दिया, रोड पे भी नजर नहीं आया कोई नेता। डॉक्टर्स ने अपनी जान गंवाई है, अपने जान पे खेल के लोगों को सेवा दिया है, डॉक्टर्स का फोटो लगा देते हैं आप। तो ये सब फालतू की बातें हैं। ठीक है जी भाई साहब, कुछ और बोलना है? हाँ इलेक्शन में होगा। चलिए नाउ लास्ट, द नेक्स्ट टॉपिक इज द रूट्स ऑफ फेडरलिज्म। मतलब ये हुआ बाबू कि हम लोग को अगर फेडरलिज्म, जैसे भारत में फेडरलिज्म को किस तरीके से मनाया या इसको किस तरीके से हम लोग फेडरलिज्म को मेंटेन कर सकते हैं, या इसको हम लोग अलग अलग तरीकों से चला सकते हैं। 2 रूट्स वी हैव फॉर फेडरलिज्म। रूट नंबर 1, कमिंग टुगेदर फेडरेशन, and route number 2, holding together federation। coming together and holding together, सब लोग एग्जाम्पल से इस दोनों का मतलब समझो, है ना। चलिए, आविष्कार, स्टैंड अप, खड़े हो जाइए। चलिए, आविष्कार, फ्रॉम विच एरिया यू कम, मतलब आपके मोहल्ले का नाम, मोहल्ले का नाम ही है वो। अच्छा बैठ जाइए, बैठिए बैठिए, वैसा नाम से काम नहीं चलेगा। अब भाई केशव खड़ा हो जाओ, बताओ मोहल्ले का नाम। हाँ किस? सर गणेश दत्त नगर। ओके बैठ जाओ। तो भाई पहला मैं आपको इसका एग्जांपल दे रहा हूं कमिंग टुगेदर का। तो केशव ने कहा कि भाई ही बिलोंग्स टू सर गणेश दत्त नगर एंड मे भी मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि रोड नंबर 2 होगा, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। अब देखो कमिंग टुगेदर का बेस्ट एग्जांपल, कमिंग टुगेदर होता क्या चीज है, थोड़ी देर के लिए समझ लो कि ये एक मोहल्ला है, ये आपका मेन रोड हो गया, इस मोहल्ले के अंदर ये रोड क्रॉस कर रहा है,
एंड दोनों तरफ इसमें क्या है, ये बिल्डिंग्स हैं, ऑल दीज आर द बिल्डिंग्स, ठीक है। सो बेसिकली सर गणेश दत्त नगर, आई ट्राई टू ड्रॉ अ फिगर ऑफ सर गणेश दत्त नगर रोड नंबर 2, ये उस मोहल्ले की एक आउटलाइन हो गई। मोहल्ले में क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, these are the 12 houses. Now these all 12 houses belongs to different families. Some they all are from another families, they all are from another villages. कोई एक दूसरे से कुछ जानता नहीं है, सब अलग अलग जगह से हैं, ठीक है। होगा क्या वो समझो, ये 12 लोग एक साथ आएंगे और ये 12 लोग सोसाइटी क्रिएट करेंगे। ये लोग आपस में एक मीटिंग करेंगे, सभी फैमिली से एक लोग आके कि भाई एक काम करते हैं, हम लोग 12 लोग ना महीने में 1000 रुपए जमा करते हैं। तो 12,000 जमा हो गए, इस पूरे फंड को नाम देते हैं रोड नंबर 2 डेवलपमेंट फंड। 12,000 रुपए हर महीने जमा होंगे। 12 लोगों ने मिलकर प्लान किया कि इस 12,000 रुपए से सबसे पहले एक काम करते हैं कि यहां पर एक गेट लगा लेते हैं सिक्योरिटी पर्पस, जो रात में 11:30 में बंद हो जाएगा। एक टाइम फिक्स कर लेते हैं, इसकी चाबी सबके पास होगी, एक एक, हर फैमिली वाले के पास, हर घर वाले के पास। तो पहला काम 12,000 से हो गया। सेकेंड, सबने तय किया कि पूरे मोहल्ले में स्ट्रीट लाइट लगवाएंगे और एक सफाई वाला आएगा जो मॉर्निंग में कचरे को लेके जाएगा, रोड पे झाड़ू लगा के जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 12,000 में महीनवारी, अब वो काम शुरू हो गया। फिर जब अगला महीना 12,000 जमा हुआ, दे प्लान कि पैसा कुछ ज़्यादा जमा हो गया है, एक काम करते हैं सीसीटीवी कैमरा मोहल्ले में इंस्टॉल करवाते हैं सिक्योरिटी के पर्पज से। मतलब आप देखते जाओ कि आने वाले 6 महीने के अंदर इस तरीके से दिस मोहल्ला बिकम अ वेरी मच आइडियल मोहल्ला, जहां पे हर एक फैसिलिटी है, सफाई है, क्लीनलीनेस, सिक्योरिटी, गुड एनवायरनमेंट, एवरीथिंग विल बी देयर, है ना। यही एक कमिंग टुगेदर। मतलब क्या हुआ कि दे ऑल बिलोंग टू डिफरेंट फैमिलीज, but they all come together, formed a group, and that group now together forms different activity. That is called coming together federation. Done हो गया बात? Example UK. कौन? UK, यूनाइटेड किंगडम। अभी आप लोग जो भी 10th वाले हो, आप सबको मैं पढ़ा रहा हूं नेशनलिज्म इन यूरोप। आप सबको पार्ट 4 शुरू करनी है, आपकी यूनिफिकेशन वाला पार्ट। और यूनिफिकेशन वाले पार्ट में जैसे ही मैं शुरू करूंगा, आप जैसे ही आओगे द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, यानी कि ब्रिटिश यूनिफिकेशन वाले टॉपिक में, वैसे ही मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड, दीज 3 आइलैंड्स come together and form UK, United Kingdoms. तो UK is the best example of coming together federation. 3 अलग अलग लोग एक साथ आके एक ग्रुप बना लिए, नाम पड़ा UK. Is it okay? Is it okay? चलिए अब आपको लास्ट बता दूं, होल्डिंग टुगेदर। देखो होल्डिंग टुगेदर क्या है, आई बिलीव सब लोगों ने लाइफ में कभी ना कभी साउथ की मूवीज देखी होंगी। और बात नहीं, सिर्फ सुनो, साउथ की मूवीज में कॉमन एलिमेंट क्या होता है ना, एक कॉमन एलिमेंट क्या होता है, वो ये होता है कि आपको एक घर मिलेगा जिस घर में पूरा फैमिली है। पूरा फैमिली कहने का मतलब है कि दे बिलीव इन यूनाइट फैमिली। मतलब आपको ज्वाइंट फैमिली दिखेगा जहां पे बुआ, मौसा, मौसी जी, एवरीवन यूज्ड टू लिव टुगेदर। एक बहुत 20-25 लोगों का परिवार, ठीक है। दिस इज व्हाट वी कॉल होल्डिंग टुगेदर। समझो, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, देयर इज अ मैन कॉल राम सिंह। अब राम सिंह के साथ क्या हुआ कि ही गेट रिटायर्ड, और रिटायर होने के बाद ही हैज द विश कि उनकी पूरी फैमिली साथ रहे। व्हाट ही विल डू, होल्डिंग टुगेदर समझा रहा हूं। व्हाट ही विल डू, ही परचेज द लैंड। एक लैंड परचेज किया, लैंड परचेज किया,
यहां पे एक द्वार भी लगा, यहां पे एक बड़ा सा गेट लगवा दिया, नाम पड़ा भाई राम सिंह कॉलोनी। और इस राम सिंह कॉलोनी के अंदर उन्होंने क्या किया, पूरे जमीन को अपने बेटे बेटियों में बांट दिया। राम सिंह जी की इच्छा थी कि भाई उनके 2-3 जो बेटे हैं बेटियां हैं सब एक साथ रहे। उन्होंने एक जगह जमीन खरीदी, सारा प्रॉपर्टी सारा जमीन 5 में बांट दिया। अब उनके 5 बेटे मतलब बेटे बेटी जो है सब लोग एक साथ रहेंगे। 1 2 3 4 5 राम सिंह एंड हिज वाइफ टुगेदर। 6 घर बना इस पूरे प्लॉट के अंदर। ये है एग्जाम्पल होल्डिंग टुगेदर का। अब ध्यान देना, पहले वाली जो गवर्नमेंट थी कमिंग टुगेदर, इसमें डेवलपमेंट एक जैसा होता है। अंतर समझो बहुत ध्यान से, क्योंकि उसमें 12,000 रुपये, हजार रुपये सब लोग दे रहे थे। सोसाइटी में ये बिल्कुल नहीं होगा कि हम गरीब हैं तो हम 500 रुपये देंगे, अब वो अमीर है ज़्यादा तो उनसे 2,000 ले लीजिए। सोसाइटी में सब बराबर पेमेंट करता है, क्योंकि आप एक सोसाइटी में हो। समझ रहे हो? तो याद रखना, कमिंग टुगेदर के अंदर हमेशा डेवलपमेंट एक जैसा देखा जाता है, पैरेलल या इक्वल, ठीक। लेकिन होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है, द डेवलपमेंट इज नॉट इक्वल, इट इज सेपरेटेड ऑल्सो, इट इज नॉट डिफाइंड। कैसे? मान लीजिए राम सिंह जी के का जो पहला नंबर बड़ा बेटा है, ही इज अ डॉक्टर, इनकम बहुत अच्छी है, 3 मंजिला घर विद टाइल्स मार्बल्स। राम सिंह जी का जो दूसरा बेटा है, क्वाइट दूसरा बेटा है, ही इज अ प्राइवेट टीचर लाइक अस ना, तो एल्बेस्टस का रूम, करकट वाला रूम, समझो समझो, हम बोल रहे हैं तो भैया करकट वाला रूम। अच्छा, उनकी जो बिटिया है, सी इज इन बैंक, तो ये बैंक में मैनेजर है, 2 मंजिला रूम, 2 मंजिला फ्लैट। चौथा नंबर मान लीजिए कि टीचर है, लेकिन गवर्नमेंट टीचर है, एक फ्लोर का घर, टाइल्स नहीं है, प्लास्टर है। 5वां नंबर जो है ये अभी बेरोजगार है, पढ़ाई कर रहा है, स्टूडेंट है। ध्यान देना, ध्यान देना। डॉक्टर, दिस इज गुजरात, दिस इज गुजरात, द डेवलपमेंट इज हाई। प्राइवेट टीचर, प्राइवेट बिहार ना, करकट वाला। ये क्या है, बैंक मैनेजर को नहीं, महाराष्ट्र नहीं, ये गवर्नमेंट टीचर यूपी है ना। आई है स्टूडेंट, इसको आप इसको रख लीजिए मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम। समझ गए? सो इंडिया इज द बेस्ट एग्जाम्पल। यहां क्या किया, भारत सरकार ने सारे राज्यों को होल्ड कर रखा है कि भैया आप सब हमारे अंदर कंट्रोल में रहोगे और आप आजाद भी रहोगे। मतलब राम सिंह ने किसी को घर नहीं बना के दिया, राम सिंह ने केवल जमीनें दी, कहा कि घर अपने औकात के हिसाब से बनाओ, मतलब जैसा कमा रहे हो वैसा बनाओ। वैसे ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने सारे कंट्री के सारे स्टेट्स को, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, मणिपुर, नागालैंड, सबको होल्ड करके रखा। बट ये नहीं कहा कि आई विल डेवलप यू, नो, डेवलपमेंट विल बी योर्स। आप अपना विकास खुद करो, रहो साथ में, लेकिन विकास खुद करो जैसा तुम कर सको। तो जो ज्यादा अच्छा कर लिया गुजरात, महाराष्ट्र, दे आर वेरी मच डेवलप्ड। जो नहीं कर पाए बिहार, मणिपुर, नागालैंड, झारखंड, वो पीछे रह गए। लॉजिक समझ गए? तो होल्डिंग टुगेदर क्या होता है कि होल्ड भी कर लिया, आजाद भी कर दिया। क्लियर हो गई बात? मैंने क्या किया हुआ है, मैंने यही किया हुआ है, तुम सब को होल्ड कर रखा है और साथ में आजाद भी किया हुआ है कि भैया टॉपर्स बैच में आना है तो पढ़ाई करो। तो तुम आजाद हो अपने मेहनत करने के लिए, सोना है कि पढ़ना है, इस बात के लिए आप आजाद हैं। हम प्रेशर दे ही नहीं रहे हैं। अगर प्रेशर देना होता तो कहते कि नहीं संडे को भी सब आओ, उस बैच में बैठ के भी ज़्यादा दिमाग खराब करो, लेकिन हम तो चाहते ही नहीं कि तुम लोग दिमाग खराब करो। सो चैन से घर पे, अपने जो क्या है।
चलिए आज के लिए इतना ही, टिल देन टेक केयर, गुड डे, बाय बाय। सब लोग एक एक करके पीछे से आराम से निकलेंगे।